नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। मैं पिछले हाय हाय मैं पिछले 16 साल से अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ा हूँ। अगस्त महीने में ही मैंने सोब्राइटी के 16 साल पूरे किए हैं। आज मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस इंडिया ने अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ मौका दिया है। मैं उसके लिए एनए इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने फ्लेयर देखा, उसमें दो टॉपिक्स दिख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड दूसरा है हायर पावर। तो कोशिश करूंगा दोस्तों कि अपने अनुभव इन दोनों विषयों पे साझा करने के लिए शॉर्ट में अपना अल्कोहलिज्म शेयर करूंगा। दोस्तों, 15 साल का मेरा अल्कोहलिज्म रहा है और मैं अपने आप को एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक मानता हूँ। रॉक बॉटम अल्कोहलिक यानी उसने अपने बर्बादी का पूरा तल छू लिया। ऐसे ऐसे हादसे जिंदगी में मैंने देखे हैं कि आखिरकार वो वो वक्त मेरी जिंदगी में आ गया कि अब बस, अब बहुत हो चुका है। जितनी गिरावट होनी थी वो सारी हो चुकी है। दोस्तों, अल्कोहल किस तरीके से एक शराबी को बर्बाद करता है, उसके परिवार को बर्बाद करता है, ये मैंने अपने घर में ही अनुभव किया था। मेरे पिताजी भी शराबी रहे थे। आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आज वो दुनिया में नहीं है। मगर आखिरी दिनों में वो सोबर मरे, क्योंकि मैं ए में आ चुका था और मैं सोबर था। और उनकी आखिरी आखिरी दिनों में हालत भी ठीक नहीं रहती थी, तो अपने आप ही उनकी शराब बंद हो गई थी। लेकिन अल्कोहलिज्म ने काफ़ी हद तक उनको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था। मैं उसी परिवार का सदस्य होने की वजह से वो सारा सब कुछ मैंने सहन किया था, अनुभव किया था कि एक शराबी को शराब कैसे बर्बाद और तबाह करती है। मगर दोस्तों, उसके बावजूद भी मेरे ज़िंदगी में शराब आई जब मैं कॉलेज में गया। पहली बार मैंने शराब पी। आज भी याद है, चार दोस्तों के साथ में मैंने सिर्फ एक नींब शराब हम चारों ने मिलकर पी थी। और जब मैंने पी थी तब मैंने विचार भी नहीं किया था कि ये जो मौज मजे के लिए मैं शराब पी रहा हूँ, ये मेरी बर्बादी, तबाही का, बदनामी का कारण बनेगी। पूरी तरीके से मुझे मरने की कगार पे लाएंगी, सड़क पे लाएंगी। ये कभी भी नहीं सोचा था दोस्तों। धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ते चली गई और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को वो नज़र में आई, लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, दोस्तों ने समझाया, मेरा एजुकेशन चालू था, परिवार के लोगों ने समझाया, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने समझाया, एरिया के, समाज के जो अच्छे अच्छे बुजुर्ग थे, जहाँ मेरे उठना बैठना था जिन लोगों के साथ, बहुत कम उम्र में मैंने अच्छा नाम कमाया था। सोशली मैं बहुत एक्टिव था। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्से लेता था। तो काफ़ी मान सम्मान मुझे देते थे लोग। यंग लड़का है, पढ़ाई वाला है, काफ़ी गुणी है। तो जब उन्होंने भी देखा कि यार अब ये तो शराब का आदी हो रहा है, प्रोग्रामों में मैं शराब पी के संचालन कर रहा हूँ, बीच बीच से निकल के जाकर शराब पी के आ रहा हूँ, तो आखिर उन्होंने देखा कि अब ये तो शराब का पूरा आदी हो गया। उन्होंने भी पहले समझाना शुरू किया, बाद में मुझे वहां से दरकिरार करना शुरू कर दिया। तो हर वक्त मेरी यही भाषा होती थी कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ। एक, चाहे अल्कोहलिक हो या एडिक्ट हो,
उसके बारे में बोला ही जाता है कि उसकी सोच आई एम डिफरेंट वाली होती है। मैं कुछ अलग हूँ बाकी लोगों से। और ये मेरे मामले में भी रहा। जब लोग समझाते थे कि यार शराब की वजह से तेरे पिताजी की बर्बादी हुई है, बड़े ही खराब हालात में तुम लोगों ने जीवन जिया है, लोगों के उदाहरण देते थे, तो मैं यही कहता था ये मेरा वैसा नहीं है, मेरा बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, नशा आखिर में अपना असली चेहरा दिखाई देता है, और धीरे धीरे वो सारी चीजें मेरे साथ में होने लगी जो मैंने लोगों के बारे में कहा था। आसपास के हर अड्डे पे उधारी, सुबह दोपहर आधी रात, कोई टाइम नहीं बचा था, कोई ब्रांड नहीं बचा था। और फिर किसी के भी सामने हाथ फैलाना, किसी का भी मुंह ताकना, घर वालों के साथ में तू मैं शुरू हो गई। पिताजी के प्रति खुन्नस गुस्सा था, अपनी सारी बर्बादी नाकामी का जो कारण था मैं अपने पिताजी को मानता था। तो जब तक मैं नशा नहीं कर रहा था तब तक मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बात करूं, उनसे लड़ूं। मगर जैसे ही नशा बढ़ा, सारे भावनाओं के जो बांध है वो टूट गए। और दोस्तों, वो अंदर की जो खुन्नस है, गुस्सा है, वो सब उफान पे आने लगा। पिताजी से मेरी तू मैं होने लगी। मैं पूरी हिस्ट्री खंगालने लगा उनकी, ताने मारना, वाद वाद विवाद होना। और इसकी परिणति आखिर में एक बार ऐसा हो गया कि मैंने अपने पिताजी पे हाथ छोड़ दिया। माँ कही तो भी मेरी बातों का शिकार थी, मैं माँ को दोषी ठहराता था, जबकि घर सब माँ ही चला रही थी। पिताजी की नौकरी चली गई थी और मैं का एजुकेशन चालू था मेरा, पढ़ाई भी चालू थी और अर्निंग लर्निंग था। मगर मेरी अर्निंग का कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो सब शराब में ही जा रही थी। और इसके बावजूद भी दोस्तों, मैं माँ को ही दोषी ठहराता था। उसने पिताजी को संभाला नहीं, वो समझा ही नहीं, उनका समर्थन करती है। तो हर एक के प्रति मेरे मन में जो खुन्नस गुस्सा था वो बढ़ते ही चले गया। बाहर में कोई मेरे शराबीपन की चर्चा करता है तो उसका गुस्सा आने लग गया। कई प्रकार के फ्रस्ट्रेशंस, भाई जिससे प्रेम किया वो नहीं मिली, बाकी लोगों को सुविधाएं मिलती है, मुझे नहीं मिला, मेरे ही साथ में ऐसा क्यों। तो इन सारी नकारात्मक भावनाओं ने, नकारात्मक चीजों ने मेरे शराबीपन को, नशे को बढ़ाने का ही काम किया। शराब के साथ साथ मुझे और भी एडिक्शन थे, जैसे कि खर्रा, तंबाकू, गुटखा। वो मैं गुटखा जो सुपारी वाला होता है वो चबाकर खाने का भी आदी था, और जो मल के खाते हैं हम हाथ में, उसका भी। यानी दोनों नशा मेरे उफान पे थे। और आखिरकार 2003 में एक बहुत बड़ा सबक मिला। मैं बीमार गिरा, हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई है। एक पाँव से हल्का सा थोड़ा सा लंगड़ापन टाइप आ गया था, चल नहीं पाता था। उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे दोस्तों कि बस लगभग मेरी रस्सी कटने वाली थी। लेकिन भगवान की कृपा, और मैं भगवान को मानता नहीं था उस वक्त, नास्तिक आदमी था। आज का टॉपिक भी दिया है हायर पावर करके, मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। ईश्वर को मैं मानता नहीं था, धर्म कर्म कर्मकांड से मैं दूर था। चाहे वो एजुकेशन का घमंड हो, या जिस वातावरण में मैं रहा उसका असर हो, या फ्रस्ट्रेशन हो, तो इन सारी चीजों से मेरा नाता ही नहीं रहा। मैंने ए में आने के पहले कोई प्रार्थना की ही नहीं। सोशली प्रोग्रामों में कभी प्रार्थना लोग बोलते थे तो मैं भी मैकेनिकली ही बोलता था, बाकी उसमें क्या मेरा कोई जुड़ाव नहीं होता था। आज बोलता हूँ कि कोई ना कोई ताकत थी कि जिसने मुझे बचाया अल्कोहलिज्म में। तो 2003 में हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैं 11 महीने में बेड पे रहा, मुझे
चलने के लिए बैसाखियां लगी, लेकिन मैं बच गया। पर बावजूद उसके 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में फिर शराब आई। काम धंधे पे जाने लगा मैं। शराबीपन में ही दोस्तों मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया। मगर मैं दारू की बोतल ही ले गया था, और उसकी वजह से वो प्रोफेशन जो था वो शुरू होने के पहले ही मेरा खत्म हो गया। क्योंकि हर धंधे का कोई गुडविल होता है, वो सारा गुडविल मैंने खराब कर दिया था। बेवड़े का स्टैंप लग गया था उसमें। तो वो 24 घंटे का शराबीपन था मेरा। तो 2003 में मैं मरते मरते बचा, वापस काम धंधे पे गया। कुछ लोगों का मैंने काम किया था, तो उनके साथ में ही आते आते एक बार में मेरा बैठना हुआ, और मैंने यही सोच के बैठा था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। मगर दोस्तों, ए में आने के बाद ही पता चला कि अल्कोहलिज्म जिसको कहते हैं, वो एक कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। यानी चतुर, चालाक, चकमा देने वाली बीमारी, शक्तिशाली बीमारी। वो अनुभव मैंने वो लिया, आज भी मुझे याद रहता है कि मैं अभी अभी मरण शैया से उठा हूँ। 11 महीने में बेड पे रहा, मुझे बैसाखियां लग गई थी, और मैं सोच के था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। मगर उसके बावजूद जब मैं उन लोगों के साथ में बार के अंदर बैठा और उन्होंने वो शराब के ग्लास बनाने शुरू किए, ले ले थोड़ी सी है, इंग्लिश है, कुछ नहीं होता, और मेरे ग्लास में उन्होंने बना के सामने के डाल दी, बहुत ही कम मात्रा में। पता नहीं दोस्तों, जो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज कहा जाता है, चतुर, चालाक, चकमा देने वाली, भ्रम में डालने वाली बीमारी, वो अनुभव था दोस्तों। कैसे मैंने वो ग्लास उठा लिया और वहां से फिर कैसे वो शराबीपन का सफर दोबारा शुरू हुआ, पता भी नहीं चला। भूल गया कि कुछ ही दिन पहले मैं मरण शैया पे था। मेरे परिवार के बड़े हाल हो गए थे। मैं खुद बहुत तकलीफ से निकला था उसमें। तो जो आज का टॉपिक भी है, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, अल्कोहलिज्म के बारे में ए में आने के बाद ही पता चला कि आज मेडिकल साइंस इसको डिजीज मानता है। मनोचिकित्सा शास्त्र, साइकेट्री कहते हैं कि ये एक केमिकल डिपेंडेंसी है। शायद एने के मामले में भी यही कहा जाता है कि एने से जो एने में जो पीड़ित लोग हैं, वो केमिकल डिपेंडेंसी के शिकार हैं। मैं कोई साइकेट्रिक नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई मेडिकल डॉक्टर हूँ मेडिसिन से रिलेटेड। तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर साइकेट्रिक लोगों के हिसाब से भी माना जाए, तो हो सकता है कि ये भी एक केमिकल डिपेंडेंसी ही हो, जिसको अल्कोहल कहते हैं। बाकी मैं इसमें पूरी तरीके से ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों चीज़ें एक प्रकार की हो सकती है। मगर जहाँ तक सवाल अल्कोहलिज्म का है, जो ए में मैंने जाना, तो मैंने ये माना दोस्तों कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, जो अल्कोहल के पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे सारे क्रियाकलाप, चाहे वो सोना हो, खाना हो, हंसना हो, रोना हो, सारे इमोशंस मेरे शराब से जुड़े हुए हैं। मुझे नाचने के लिए शराब लगती है, मुझे रोने के लिए शराब लगती है, एंजॉयमेंट करने के लिए शराब लगती है, सोने के लिए शराब लगती है, खाने के लिए शराब लगती है। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो अल्कोहलिज्म के बारे में मुझे बताया गया ए में, वो था दोस्तों कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। यानी मैं जरा सी शराब पीकर रह नहीं सकता। एक प्रकार की फिजिकल एलर्जी मुझे हो चुकी है, जिसकी वजह से जैसे ही शराब का जरा सा भी घुट पेट के अंदर जाता है,
मेरी एलर्जी जाग जाती है और मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है। मैं मानता हूँ दोस्तों इस बात को, क्योंकि 15 साल मैंने शराब पी है। अनगिनत बार मैं शराब से दूर रहा, कभी 1 दिन के लिए, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना। और जैसा मैंने बताया कि जब 2003 में टीबी हो गई, बीमार गिरा, तो 11 महीने दारू नहीं पी। लेकिन उसके बाद जब भी मैंने पीने की कोशिश की, चाहे दूरी कितने भी दिन महीने की हो, मैं थोड़ी सी पीकर नहीं रहा। मैं वापस अपने पुराने रूप में जल्दी ही लौट आ जाता हूँ। अगर कुछ दिन मैंने कंट्रोल में पीने की कोशिश कर भी ली, लेकिन ये कंट्रोल ड्रिंकिंग ज्यादा दिन तक रहती ही नहीं। फिर वापस मैं अपने पुराने कोटे पे आ जाता हूँ, और मुझे कोटे से ऊपर चाहिए, कोटे से कम नहीं। बीमारी के ये जो पार्ट है, कहीं तो भी मुझे इसको मानना पड़ा। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने में 12 कदमों का एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम रखा गया था। आज दुनिया में कई प्रकार की एनोनिमस है, जिसमें नारकोटिक्स एनोनिमस भी है, निकोटिन एनोनिमस भी है, गैम्बलर्स एनोनिमस भी है। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कई प्रकार की एनोनिमस आज ये दुनिया में काम करती है। और उनमें से कई लोगों ने इन्हीं 12 कदमों को रिकवरी के रास्ते के लिए चुना है, जो एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। तो जिसमें बड़े ही साफ तरीके से मुझे बताया गया था कि जो स्टेप नंबर 1 है, पहला कदम है, उसको हमको 100% लेना पड़ता है। 100%। अपनी हार को, हमको हतबलता को, अपनी कमजोरी को कबूल करना पड़ता है। एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस बिफोर अल्कोहल। हम शराब के मामले में शक्तिहीन है, और हमारा जो जीवन है अनमैनेजेबल हो चुका है। हाँ, यानी हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बोल सकता हूँ दोस्तों कि 15 साल हर प्रकार की बर्बादी, बदनामी होने के बावजूद भी मेरी शराब क्यों शुरू रही, तो उसके पीछे का कारण यही था कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने कबूल ही नहीं किया कि मेरी बर्बादी हो चुकी है, बॉटम हिट हो चुका है। हमेशा मुंह की खाने के बाद में यही विचार आता था, अब पहले जैसी नहीं पिएंगे, कंट्रोल में पिएंगे। लेकिन मैं कंट्रोल में पी ही नहीं सकता हूँ, ये जरा सी बात दोस्तों पल्ले में पड़ नहीं रही थी। तो ए में आने के बाद में, ए में आखिरी में जब मैं आया, तो अब मरता तब मरता स्थिति थी। क्रेविंग बड़ी खराब थी, विड्रॉल्स बहुत खराब थे, सुबह उठे बराबर हाथ पांव कांपते थे, दिन में दिल धड़कता था और ऐसा लगता था कि चक्कर आकर गिर जाऊंगा क्या। 5-6 बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं अचानक चक्कर आकर गिरा, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। जैसा एखादा मिर्गी का पेशेंट कैसा करता है, वैसा मेरे साथ में होता था। हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, जुबान दांत में फंस जाती थी, मगर मुझको पता ही नहीं चलता था। थोड़ी देर के बाद में मैं नॉर्मल हो जाता था। कई बार मिर्गी के पेशेंट या फिट के पेशेंट जैसा करते हैं, तो वैसे मेरे साथ में हुआ। यानी आखिरी के जो दिन थे मेरे, जिसको मेडिकल भाषा में विड्रॉल्स कहते हैं, तो इतने खतरनाक थे। ये में आने के बाद में पता चला कि उन हालातों में मुझे पैरालिसिस भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। खैर, भगवान की कृपा से पिछले 16 सालों से, जब से मैंने अल्कोहल बंद की है, तब से वैसा हादसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि वो मेरा अल्कोहलिज्म था, मेडिकल विड्रॉल्स थे। और बहुत लोगों को मैंने ए में भी अनुभव किया कि ऐसा मेरे जैसा मेरे साथ में हुआ, ऐसा कई लोगों के साथ में हो चुका है। मगर जब वो ए में आए, शराब बंद हो गई, फिर उसके बाद में उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसे हालातों में आखिरी के, जब सब कुछ मेरा तबाह बर्बाद हुआ, मेरी अच्छी खासी उम्र हो गई थी, 34 साल की, शादी नहीं हुई थी,
काम धंधा तो पूरा खराब हो गया था, कर्जे थे चुकता नहीं कर पा रहा था, सोशल बॉयकॉट हो गया था। 2003 की बीमारी के बाद जब दोबारा शराब मैंने पीना शुरू की तो दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सब ने मेरा बायकॉट कर दिया। आखिर में मैं और मेरी शराब ही बचे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं जब ए में आया और जब मुझे यहाँ बताया गया कि दारू के मामले में 100% सरेंडर करना पड़ेगा, बर्बादी कबूल करनी पड़ेगी, उसके लिए अगर मैं तैयार हूँ तो ही मैं इस बीमारी से निकल सकता हूँ। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी जिंदा रहना चाहता था। अकाली मौत पागलपन बोलते हैं इस बीमारी के अंतिम पड़ाव। तो पागल तो मैं था ही। मेरा अल्कोहलिज्म, मैं पागलपन को ही मानता हूँ। पूरा अल्कोहलिज्म मेरा पागलपन था। ऐसी ऐसी हरकतें मैंने की थी। और अकाली मौत, समय से पहले मरना, कैजुअल डेथ, तो मैं मरते मरते बच चुका था। तो आखिरकार मैंने उस बीमारी को स्वीकार किया कि हाँ, मैं उन नॉर्मल शराबियों जैसा नहीं हूँ कि जो शराब को ना बोल सकते हैं, जो कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की डिजीज है, बीमारी है, और मैं इस डिजीज में आ चुका हूँ। मैं एक अल्कोहलिक हूँ जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, जो थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता। और फिर जब मैंने इसको स्वीकार किया तो इससे निकलने का, रिकवरी का एक ही रास्ता मुझे बताया गया, 1 डे एट ए टाइम। आज दुनिया में सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, जितने भी एनोनिमस के लोग हैं, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो, चाहे एनए हो, चाहे निका हो, या और भी जो भी हो। हम लोगों के लिए एक ये महामंत्र है, 1 डे एट ए टाइम। आज के दिन और अभी। एक अल्कोहलिक है तो वो बोलेगा कि दारू के पहले घुट से दूर रहना है। पहला ही घुट नहीं पियोगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा घुट नहीं आने वाला। और बाकी के एडिक्शंस के मामले में भी यही फार्मूला अपनाया जाता है। मैंने ए में आने के बाद 3 साल के बाद यही फार्मूला तंबाकू, गुटखा, इसके लिए भी अपनाया, निकोटीन के लिए। और देखते देखते कहीं तो भी 13 साल मुझे हुए हैं कि मैं तंबाकू और गुटखे से भी दूर हूँ। तंबाकू और गुटखे ने भी शराब के बाद में बहुत खराब हाल किए थे मेरे। मेरी 2 दाढ़ जो है वो दाढ़ खराब हो चुकी थी। मैं खाना ठीक से नहीं खा सकता था। रात को मैं सोता था तो तंबाकू अपने मसूड़ों में दबाकर सोता था। यानी शराब भी पी रहा हूँ, तंबाकू मल के भी खा रहा हूँ, खर्रा भी खा रहा हूँ, तो डबल एडिक्शन। तो कहीं तो भी ए में आने के बाद में मुझे बताया गया कि हाँ, डिजीज है, बीमारी है, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, चतुर, चालाक, चकमा देने वाली, लेकिन बचने का रास्ता है। और वो है 1 डे एट ए टाइम। आज के एक दिन और अभी मुझे शराब से या और भी जो भी प्रकार का नशा हो उससे दूर रहना है। और ये मेरे लिए एक बहुत आसान चीज थी दोस्तों। पहले कैसा था कि मैं हर बार कमिटमेंट करता था कि नहीं, कल से बंद कर दूंगा, होली से बंद करूंगा, दिवाली से बंद करूंगा, 31st से बंद कर दूंगा, इसकी कसम खाऊंगा, उसकी कसम खाऊंगा, पीने वालों की मैयत में नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये सारे कमिटमेंट, रिजोल्यूशन ज्यादा दिन तक टिकते ही नहीं थे। क्योंकि मैं तो ये ठानता था ना, अब जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं तंबाकू खाऊंगा। कभी तंबाकू बंद कर देता था पीस कर खाना तो गुटखा बढ़ जाता था, और गुटखा बंद कर देता था तो पीस कर तंबाकू खाना बढ़ जाता था। और बाकी ये समझ में ही नहीं आया कि 1 डे एट टाइम के आधार पे आज के दिन हमको ये काम नहीं करना है। तो दोस्तों, जब मुझे यहाँ सिंपली ये रास्ता बताया गया कि एक दिन का आधार, आज के दिन इन चीजों से दूर रहना है, तो जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, साथ में एडिशनल में बहुत सारे और भी टिप्स दिए गए थे। भगवान से प्रार्थना करो, जिसको भी मानते हो। अब मैंने बताया कि मैं नास्तिक आदमी था,
भगवान पे भरोसा था नहीं, धर्म कर्म को कर्म कांड को मानता नहीं था। तो यहाँ मुझे ए में बताया गया है कि भाई ठीक है, तुम दुनिया की समझ के ईश्वर को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं। तुम्हारी अपनी समझ का कोई ईश्वर होगा, उसको मान लो। अगर उसको भी नहीं तो ठीक है, कोई हायर पावर को तो मान सकते हो, उच्च शक्ति को, कि जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, जो 12 कदमों में से दूसरा कदम कहा जाता है। केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। हम इस विश्वास पे पहुंचे कि हमसे भी ज्यादा कोई बड़ी शक्ति, ताकत हमको वापस होश में ला सकती है। दूसरे कदम को, कंसेप्ट ऑफ हायर पावर को, उच्च शक्ति की संकल्पना को हम तब तक समझ नहीं सकते, तब तक स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक हम पहले कदम पे 100% सरेंडर नहीं करते। जब मैंने पहले कदम पे 100% हार मानी, सरेंडर किया कि हाँ मैं हतबल हूं, मैं शक्तिहीन हूं, पावरलेस हूं, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से होने वाला नहीं है, ये जो कमजोरी मैंने अपनी स्वीकार की, उसी के बाद मैं मदद मांगने के लिए तैयार हुआ। जब मेरा घमंड टूटा, देखो दोस्तों, मैंने ए में आने के बाद में ही इस बात को समझा, मुझे बताया गया कि मेरा असली प्रॉब्लम ईगो है, अहंकार। एक अल्कोहलिक इगोइस्टिक पर्सनालिटी रहता है, अंदर कुट कुट के घमंड भरा रहता है, और वो हार मानने को तैयार नहीं होता, हार स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो इसीलिए 12 कदमों को ईगो डिफ्लेशन के स्टेप्स कहे गए, हमारे घमंड का खच्चीकरण वाले कदम। एक एक कदम पे हमारे घमंड के टूटने की व्यवस्था की गई है, जो पहले कदम से शुरू होती है, 12वें कदम तक जाती है। तो पहले कदम में जब मैं 100% सरेंडर करता हूँ, शराब के मामले में 100% हार मानता हूँ कि मैं पावरलेस हूँ, और इस बात को भी कबूल करता हूँ कि मेरा जीवन मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो मेरा अहंकार टूटता है, मेरा घमंड टूटता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, मुझे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। मगर दोस्तों, जो हालत हमारी नशा करती है, आखिर में ये अवस्था आती है कि हमको हार मानना पड़ता है। जिंदा रहना है तो ये चीजें करनी ही पड़ेगी। मुझे जिंदा रहना था, मैं फिर दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता था, तो मुझे ये करना पड़ा। तो जब मैं पूरी तरीके से अपने आप को कमजोर, शक्तिहीन, पावरलेस मानता हूँ, कम से कम पहले अल्कोहल के ही मामले में, तब जाके मैं मदद मांगने के लिए तैयार होता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना, यानी ये अपनी मदद मांगने के लिए तैयार होने की निशानी है। मेरा अहंकार कहीं तो भी टूटा, एक ह्यूमिलिटी आई, विनम्रता आई कि नहीं, मुझे मदद की आवश्यकता है, इसीलिए मैं ए में आया। और जब मैं यहाँ आया ए की मीटिंग में, मैंने देखा मुझे मैसेज देने वाला मेरा दोस्त था, 2 महीने से शराब से दूर था। तो सबसे साक्षात उदाहरण तो वो मेरा दोस्त ही था, जो मेरे साथ में ही शराब पीता था, कि यार ये 2 महीने से शराब से दूर है, मैं भी रह सकता हूँ। और फिर जब मैं मीटिंग की, तो मैंने मीटिंग में और 20-25 लोगों को देखा, वो भी शराब से दूर दिख रहे हैं। तो एक आशा जगी कि यार इस मीटिंग में कुछ तो है, ये मीटिंग मेरे से पावरफुल है, जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, इस मीटिंग में आके वो संभव है। इतने सारे लोग शराब से दूर है, मेरा दोस्त भी है, और बाकी के भी 20-25 लोग शराब से दूर है, तो ये मीटिंग मेरे लिए उच्च शक्ति क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे से पावरफुल है। और क्या मिरेकल हुए पता नहीं, उस मीटिंग से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम तो जिंदगी में बहुत थे, हर प्रकार के प्रॉब्लम थे, आर्थिक थे, सामाजिक थे, शारीरिक थे, पारिवारिक थे, काम धंधे के थे, हर प्रॉब्लम थे। लेकिन जब मैं उस मीटिंग में बैठता था, आप लोगों के और लोगों के अनुभव सुनता था, शराब पीने के विचार आने ही बंद हो गए।
came to believe power greater than ourselves could restore us to sanity, यानी होश में मैं आ रहा था। कौन होश में ला रहा था? शराब पीने के विचार क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों बंद हो रहे थे? ऐसा क्या मिराकिल हुआ? शायद परिस्थितियां तो वैसी ही थी जैसे अल्कोहलिज्म में थी। शादी नहीं हुई थी, कर्जे में था, काम धंधा खराब हो गया था, घर के हाल बड़े खराब थे, लोगों ने बॉयकॉट करके रखा था, हर चीज खराब पड़ी थी। लेकिन एक ही मीटिंग्स में आने के बाद दारू पीने के विचार आने क्यों बंद हो गए? तो ये मानना पड़ा दोस्तों कि मेरे से पावरफुल ताकत है और वो कम से कम मेरे जीवन में काम कर रही है। मैं होश में आ रहा हूं क्योंकि अब मैं पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। हर बात के लिए दारू की तरफ जाने वाला आदमी हर बात के लिए दारू की तरफ नहीं जा रहा। ए में आने के बाद में, शराब से दूर होने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसे कुछ शुरुआत में भी कुछ प्रकरण हुए, ऐसे इंसिडेंट्स, घटनाएं हुई कि जिसमें मैं 100% शराब पी सकता था, लेकिन मैंने नहीं पी। नया नया ही था, 2-4 महीने की बात हुई थी, सोबर था। किसी रिश्तेदार की वजह से मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई और उस एंगेजमेंट की खबर मैं सब रिश्तेदारों को देके शाम को घर पहुंचा। तो घर घर के लोगों ने अचानक बताया, अरे बोले वो एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो मैं तो खड़े खड़े कांपने लग गया दोस्तों, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। अरे कैसा हो गया? कितनी बदनामी होगी। एक बेवड़ा पहले ही बदनाम रहता है, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि कितना नाम होगा उसका। लेकिन वो बात थी कि मैं पूरा कांप रहा था कि यार अभी मैं पूरे सबको खबर देके आया कि मेरी एंगेजमेंट है फलाने फलाने दिन, और अब ये बोल रहे हैं कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। मगर दोस्तों, ये उस उच्च शक्ति की ही कृपा है, या जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर की कृपा कह सकते हैं कि दारू पीने के विचार नहीं आए। क्योंकि मैं एक ही मीटिंग में था, अब मैं एक नए रास्ते पे था। एक आध्यात्मिक रास्ता मेरे सामने में ए ने रखा था। अल्कोहलिज्म में तो छोटी छोटी सी बातों के लिए मैंने शराब पिया, जब कोई कारण नहीं होता था। उसके बाद मैं बनावटी कारण निर्माण करके मैं दारू पीता था। लेकिन अब ए में आने के बाद में इतनी बड़ी घटना मेरे साथ में हुई कि जिसमें 100% मैं शराब की तरफ जा सकता था, मगर मैं क्यों नहीं गया? इसका मतलब साफ है कि कोई शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। वो मुझे होश में ला रही है, वो मुझे गाइड कर रही है कि नहीं, शराब पीने की गरज नहीं है, शराब पी के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जो टॉपिक भी दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ हायर पावर, उच्च शक्ति, बड़े ही साफ शब्दों में 12 कदम बनाने वालों ने लिखा है। ये 12 कदम जब बन रहे थे, शुरू में हर कदम पे ईश्वर का ही उल्लेख था। लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते, फिर उनके लिए ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। डिस्कशन, चर्चा के बाद ही दोस्तों 12 कदम बनाए गए। और उसी में कुछ सदस्य थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऐसे लोग जो एग्नोस्टिक है, अज्ञेयवादी, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है नहीं है इनसे हमको कोई मतलब नहीं, और ऐसे भी लोग कि जो नास्तिक है, तो कहीं तो भी उनके लिए हमने कंसेप्ट ऑफ हायर पावर की व्यवस्था करनी चाहिए। उच्च शक्ति की संकल्पना। अगर आप एक पर्टिकुलर गॉड को, ईश्वर को नहीं मानते हो, दूसरों के समझ के ईश्वर को, तो आप अपनी समझ के ईश्वर को या अपनी समझ की उच्च शक्ति को मान सकते हो। अब वो हायर पावर किसको मानना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो आप डिसाइड करोगे। जैसा मैंने ए में शुरू में ए की मीटिंग को हायर पावर माना कि हाँ, ये जो ए की मीटिंग है ये मेरे से पावरफुल है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां सोबर हो रहे हैं और मुझे खुद भी
इस मीटिंग से जुड़ने के बाद में शराब के विचार नहीं आ रहे, तो ये कम से कम मेरे से पावरफुल तो है ना। और इसने दोस्तों कम से कम मेरी रास्ते रिकवरी के रास्ते में जो मेरी विचारधाराएं, मेरे पूर्वाग्रह जो है जो थे, उनसे बचाने का काम किया। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सोब्राइटी की राह पे आगे बढ़ा, और ये जो मेरा विश्वास था एक उच्च शक्ति पे, वो बाद में श्रद्धा में बदला। बाद में जो तीसरे कदम की बात हम करते हैं कि जिस शक्ति को भी आप अपना भगवान मानते हो उसको अपना मन और जीवन सौंप दो, तो हमारा जो विश्वास है एक उच्च शक्ति पे, वो जब श्रद्धा में बदल जाता है, श्रद्धा मजबूत हो जाती है, क्योंकि वैसे अनुभव हमारी जिंदगी में आने लग जाते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हमेशा होने वाला नहीं है, मैं इतनी बड़ी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और इसीलिए इस बात को मुझे समझना पड़ेगा कि ये दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। खास तौर पे मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है या एडिक्ट है, उसको हमेशा इस बात को स्वीकार करते रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मन के खिलाफ में कोई भी बात हुई और दिमाग खराब हो गया कि वो कोई दूध दही लस्सी पीने नहीं जाता, फिर उसको शराब की या नशे की ही याद आती है, जो हमारी सोब्राइटी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। तो तीसरे कदम में कहीं तो भी दोस्तों वहां भी मेरा अहंकार टूटता है कि मैं सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा, मुझे मेरी समझ का जो भी ईश्वर है, जो भी मेरी उच्च शक्ति, जिसको भी मैंने हायर पावर माना है, उसकी इच्छा समझकर चलना पड़ेगा। तभी मैं अपने पीस ऑफ माइंड को, अपनी सेरेनिटी को कायम रख पाता हूँ, भावनात्मक रूप से अपने आप को स्थिर रख पाता हूँ, क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ। ये एक और मेरे बारे में बहुत अच्छी बात मुझे पता चली कि मैं एक इमोशनल सिक पर्सनालिटी हूँ। भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोरी नहीं हूँ, मैं इमोशनली सिक हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना नहीं आता, और यही भावनाएं मेरा घात करती है, मेरी सोब्राइटी को छीनती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए डे टू डे लाइफ में उसी उच्च शक्ति को मैं अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ, उस उच्च शक्ति पे। मेरे मन के खिलाफ कोई चीजें होती है तो मैं उसकी इच्छा समझ के कबूल करता हूँ, और मेरे मन के हिसाब से अगर कोई चीज हो जाती है तो मैं उसको उस उच्च शक्ति की, उस ईश्वर की कृपा समझ के स्वीकार कर लेता हूँ। और दोस्तों कहीं तो भी आज के दिन अपने आप को मैं सोबर रख पाता हूँ। भावनात्मक रूप से अपने आप को स्थिर रखना, संयमित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों डे टू डे लाइफ में, क्योंकि दिन भरे से रात तक, सुबह से लेकर रात तक हजारों इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मेरी मानसिकता खराब करने वाले होते हैं। कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई छोटी मोटी या बड़ी समस्याएं, तकलीफें आती है। कोरोना में सेकंड में वेव में मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। 14 दिन हम एक क्वारंटाइन सेंटर में रहे, मगर दोस्तों ये प्रोग्राम मेरे साथ में था। मैंने अपना मन और जीवन अपनी समझ के ईश्वर को, अपनी समझ के उच्च शक्ति को सौंप दिया था, और जिसका फायदा हुआ कि मैं 14 दिन बड़े ही मजे से अपने पूरे परिवार के साथ क्वारंटाइन सेंटर में रहा, जिसमें आज 69 साल की मेरी माँ है, बीवी है, आज 11 साल की मेरी लड़की है, 4.5 साल का मेरा लड़का है। हम सब लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहे, 14 दिन रहे और मजे से रहे। हंस खेल के हम वहां रह के, जैसे भी वहां रखा गया हम रहे, और खुश होके, अच्छा होके हम वहां से लौटे। जीवन में इन 16 साल के सोब्राइटी के सफर में और भी कई तकलीफें आई, कई उतार चढ़ाव आए, मगर दोस्तों जब इन 12 कदमों पे हम काम करते हैं एक स्पॉन्सर की मदद से, स्पॉन्सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पॉन्सर यानी एक ऐसा अनुभवी इंसान जो इन कदमों पे
मेरे पहले काम कर चुका है। तो उसके मार्गदर्शन में जब मैं इन 12 कदमों को समझकर अपने जीवन में वन डे एट अ टाइम के आधार पे लागू करने की कोशिश करता हूँ, तो 100% दोस्तों, ये बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, एडिक्शन कितना भी खतरनाक हो, उससे बचा जा सकता है। ये 12 कदम हमको सिर्फ सोबर ही नहीं रखते दोस्तों, एक न्यू लाइफ में, एक नए जीवन में जीने का आनंद हम कैसे पा सकते हैं, ये 12 कदम हमको सिखाते हैं। क्योंकि सोबर होने के बाद में अगर जीने का आनंद नहीं है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, आज भी मैं रो ही रहा हूँ, तो फिर मैं देर सवेर कभी भी फिर नशे की तरफ या शराब के अड्डे में जा सकता हूँ। तो 12 कदमों का ये प्रोग्राम मुझे जीने का आनंद देता है, और ये जीने का आनंद लेने के लिए ही दोस्तों मुझे रोज के रोज बीमारी का स्वीकार करना पड़ता है। अपनी समझ की उच्च शक्ति या अपनी समझ के ईश्वर को अपने जीवन में काम करने देना पड़ता है, उसकी इच्छा के हिसाब से जीवन को ढालना पड़ता है। और ये जब हम करते हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से दोस्तों आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर भी हूँ और अपने परिवार के साथ में जीने का आनंद भी ले रहा हूँ। ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई। ए में आने के बाद में मेरा जो व्यवसाय मैंने पूरा खराब कर दिया था, बहुत समय लगा उसको, बड़ी ही आर्थिक खराब परिस्थितियां मेरी खराब रही, पर धीरे धीरे ही सही आज मेरा काम धंधा अच्छा है। सोशल बॉयकॉट जो है झेल रहा था मैं, समय लगा, लेकिन फिर लोगों ने मुझे अपनाया है, और सही में दोस्तों एक बेहतर जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया और बहुत शांति से सुना, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। थैंक यू।